समझा था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है उसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हमने समझा था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, और उसमें हमने कंसेप्ट्स को समझा था कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो कि टोटल करंट असेट्स, उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेट वर्किंग कैपिटल जिसकी हमने दो डेफिनेशन समझी, एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, यानी कि करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। और दूसरा हमने समझा था, जो दूसरी अल्टरनेटिव डेफिनेशन थी, कि करंट असेट्स की जो फाइनेंसिंग की जाती है, एक तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से और दूसरी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। तो पहले तो हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंसिंग करते हैं, और बाकी जो हिस्सा बचता है, जैसे मान लो 5 लाख रुपए हमें करंट असेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, तो हमने 3 लाख रुपए तो मान लीजिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अरेंज कर लिया, यानी कि करंट लायबिलिटी से। बाकी वो फंड्स जो हमने अरेंज किया लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, ठीक है, उसे हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसी तरह से हमने सीजनल और जो अपनी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसके बारे में समझा, जिसकी जरूरत स्थायी तौर पर है वो परमानेंट या स्थायी या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है, और जिसकी जरूरत टेम्पररी बेस पर पड़ती है, सीजन बेस पर पड़ती है, उसे हम सीजनल या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो आज अब इससे रिलेटेड कुछ एक और कंसेप्ट हैं, उनको हम समझना चाहेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक चीज समझी जाती है कि वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग किस तरह से हो, कौन से सोर्सेज से हो, तो उसको लेकर स्ट्रेटजीज कौन सी है। ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग किस तरह से हो, उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी बनाया जाए। अब देखिए, हम ये बात समझ चुके हैं कि अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ता है, ठीक है, अगर वर्किंग कैपिटल का वॉल्यूम अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है। वर्किंग कैपिटल बढ़ने से इफ नेट वर्किंग कैपिटल इज इंक्रीज्ड, तो हमने लास्ट टाइम इससे समझा कि इससे आपकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम और आएगी कि जो प्रॉफिट है ना, वो भी आपका कम हो जाता है। ठीक है, रिस्क कम हो जाएगा लेकिन प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो बढ़ जाती है। ये हम लास्ट टाइम समझ चुके हैं। इसीलिए जरूरत है एक बैलेंस रखने की, कि वर्किंग कैपिटल का वॉल्यूम हमें कितना रखना चाहिए, उसमें एक बैलेंसिंग रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब वो बैलेंस कैसे रखें, उसके लिए ही ये स्ट्रेटजीज हैं कि किस तरह से हमें वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें बेसिकली 3 तरह के कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। पहला कंसेप्ट होता है हेजिंग कंसेप्ट। हेजिंग कंसेप्ट या मैचिंग कंसेप्ट। अब हेजिंग या मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, जरा ध्यान से समझे, इस ग्राफ पर समझे इसको। कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, YOX, सॉरी, एक होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरी होती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो एक तो आपकी ये वर्किंग कैपिटल है जो फिक्स्ड है, हमेशा आपको चाहिए ही चाहिए, ये हम लास्ट टाइम समझ चुके हैं। और दूसरी जो टेम्परेरी, सीजनल। अब पहले मैं आपको स्ट्रेटजीज का मतलब बता दूं, स्ट्रेटजीज का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए, मैं दोबारा उसी कंसेप्ट पर जाऊंगा, उसी बात पर जो मैंने लास्ट टाइम समझाई थी आपको। ये आपकी बैलेंस शीट, इधर हम सोर्सेज ऑफ फंड्स लेते हैं इधर। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज, जिसमें डिवेंचर, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह सब आ गए। मान लो ये हैं आपके 10 लाख रुपए, और ये हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज, करंट लायबिलिटीज वगैरह, वो मान लो 3 लाख रुपए। मैंने लगभग वही बैलेंस शीट्स रिपीट की है जो लास्ट एग्जांपल में मैंने ली थी। ठीक है, अच्छा, इधर से आपके जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आपने किया हुआ है 8 लाख रुपए का, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए। तो 8 और 5 ये 13 लाख।
तो नेट वर्किंग कैपिटल है आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि करंट असेट्स में से शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यानी कि करंट लायबिलिटीज को लेस कर दो 2 लाख रुपए। और यहाँ से जो दूसरी डेफिनेशन है वो भी क्लियर हो रही होगी कि 5 लाख रुपए शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ से आए, तो उसमें 3 लाख रुपए तो आ रहे हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, बाकी 2 लाख रुपए हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से यूज कर रहे हैं। अब अगर आपने वो पिछली ये सब बातें अच्छे से समझ ली है तो ही ये बात आप अच्छे से समझ पाओगे। तो अब स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि भाई ये जो 5 लाख रुपए मुझे लगाने हैं करंट असेट्स में, इसके लिए कितना फंड्स तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से आना चाहिए और कितना फंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आना चाहिए। बस यही है स्ट्रेटजी। क्योंकि लॉन्ग टर्म सोर्सेज मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था कि महंगा पड़ता है हमारे लिए, ठीक है ना ये, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उससे रिटर्न ना के बराबर मिलता है। लास्ट एग्जांपल में हमने लिया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर आई थिंक 12% का रिटर्न माना था, इस पर मात्र 2% का रिटर्न माना था। इसकी हमने कॉस्ट सस्ती होती है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज सस्ता पड़ता है, 3% ली थी, और लॉन्ग टर्म सोर्सेज की कॉस्ट क्योंकि ज्यादा होती है इसलिए हमने उसको 8% लिया था। तो अब एक तरह से देखा जाए तो 2 लाख रुपए हैं क्या, ये 2 लाख रुपए वो हैं जो अगर आप गौर से देखें इस लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आए हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किए गए हैं। यानी कि मैं इनडायरेक्टली यूं कह सकता हूं ये 2 लाख रुपए हैं जो आपने 8% की रेट पर तो उधार लिए हैं, ठीक है, और 2% के रिटर्न वाले में आपने इन्वेस्ट किया। बिल्कुल सिंपल सी बात ये है, अगर मैं इसको कहूँ कि ये जो 2 लाख रुपए है आपकी नेट वर्किंग कैपिटल, ये आपके पास ये सोर्सेज की लागत कितनी है 8%, और इस सोर्सेज से मिलने वाला रिटर्न कितना है 2%। तो आप कहेंगे कि भाई फिर तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन करना भी जरूरी है क्योंकि अगर हम लिक्विडिटी नहीं रखेंगे बिजनेस में तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो अब ये जो स्ट्रेटजीज है वो हमें इसी बारे में बताती है कि कितनी फाइनेंसिंग के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज यूज करना चाहिए और कितनी फाइनेंसिंग के लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज यूज करने चाहिए। तो पहले आपको ये समझ में जरूर आना चाहिए स्ट्रेटजीज का मतलब क्या है, इस रणनीति का मतलब क्या है। तो स्ट्रेटजीज का मतलब है, जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब इतना है कि जो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, वो पैसा आएगा कहाँ से, उसके लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज कितने यूज करूं और शॉर्ट टर्म सोर्सेज कितने यूज करूं। ठीक है, तो ये वाली आपकी फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल थी और ये आपकी सीजनल वर्किंग कैपिटल थी। ठीक है, अब मैं वहीं से वापस शुरू करके पहले आपको मैचिंग कंसेप्ट बताता हूँ। मैचिंग कंसेप्ट या इसको हेजिंग भी बोल देते हैं, वैसे मैचिंग बोले तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, मैचिंग इस पर ज्यादा इसका मीनिंगफुल बैठता है इसके हिसाब से। तो मैचिंग का मतलब क्या है, मैं फिर से वही ग्राफ बना रहा हूँ YOX। ठीक है, ये है आपकी वर्किंग कैपिटल और ये है टाइम। कुछ वर्किंग कैपिटल ऐसी है जो टाइम के साथ साथ स्थायी रहेगी। ठीक है, ये है फिक्स्ड और ये है सीजनल। ठीक है, ये सीजनल वर्किंग कैपिटल। तो मैचिंग ये कहता है, मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि भाई ऐसा है कि जो परमानेंट है, जो वर्किंग कैपिटल परमानेंटली आपको चाहिए, ये हिस्सा आपको परमानेंटली चाहिए, इतना हिस्सा, ये वर्किंग कैपिटल इतना अमाउंट, मान लो ये अमाउंट बैठता है, मैं कहता हूँ 10,000 रुपये। ठीक है, और ये वाला जो अमाउंट है कभी ऊपर 5,000 गया, कभी 3,000 आ गया, कभी 4,000 आ गया। तो ये जो अप डाउन के हिसाब से जो ऊपर चल रहा है ये है टेम्परेरी। ठीक है, ये स्थायी और ये टेम्परेरी। तो मैचिंग का मतलब मिलान कर दो। मिलान का मतलब कि जो फिक्स्ड पार्ट वर्किंग कैपिटल का है उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होनी चाहिए, उसकी फाइनेंसिंग तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करना, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। ठीक है, और जो टेम्परेरी है उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से कर लो, उसकी फाइनेंसिंग कर लो, इसकी फाइनेंसिंग हमें करनी चाहिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज। बस इतनी सी बात, इसीलिए इसको मैचिंग बोलते हैं। मैचिंग का मतलब मैचिंग कर दी, मिलान कर दिया।
क्या मिलान कर दिया भाई, जो परमानेंट रिक्वायरमेंट थी उसकी फाइनेंसिंग परमानेंट सोर्सेज से, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, और जो सीजनल रिक्वायरमेंट थी, टेम्परेरी रिक्वायरमेंट थी, उसकी फाइनेंसिंग टेम्परेरी सोर्सेज से। लिख भी देता हूँ, ठीक है। हेजिंग या मैचिंग, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल है उसमें परमानेंट रिक्वायरमेंट है, उसके लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज यूज करो, यानी कि स्थायी सोर्सेज, और जो टेम्परेरी है उसके लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज यूज करो, ठीक है। अब इससे होगा क्या, समझते हैं इससे क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए, तो अब मैं अगर इस लागत इस वाले अप्रोच से समझना चाहूँ, इसमें लागत कितनी होगी, लाभ कितना होगा, ठीक है। पहले हम दोनों को कंपैरेटिवली करेंगे, दूसरी अप्रोच को भी समझेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद दोनों में कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं इसमें लाभ हानि का कंपैरिजन करूं, एग्जांपल हम दोनों का इकट्ठा ही ले लेंगे, ठीक है। तो मैं पहले दूसरी अप्रोच और समझा दूं। दूसरी अप्रोच है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, ट्रेडिशनल अप्रोच बिल्कुल सेफ साइड लेकर चलती है, सेफ मोड में चलती है, ठीक है। ये क्या कहती है कि ऑल फाइनेंसिंग शुड बी मेड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेस। शॉर्ट टर्म सोर्सेज आप यूज ही मत करो, उसके चक्कर में मत करो, सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज का आप इस्तेमाल करो। सारी फाइनेंसिंग आपको करनी चाहिए केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। शॉर्ट टर्म सोर्सेज कहाँ यूज करने चाहिए, कि जिसको आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, कोई ऐसी अनप्लान्ड अन बजट कोई खर्चा ऐसा आ गया, अचानक से आ गया आपके पास, आपने पहले से उसके बारे में नहीं अंदाजा था, ठीक है, अब वो एक्सपेंसेस आपको दिखाई दिया, तो वहां पर आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज शुड बी यूज, ठीक है, शुड बी यूज ओनली फॉर इमरजेंसी पर्पस, ठीक है। इमरजेंसी या अनएक्सेप्शनल, जो एक्सेप्शनल जो केसेस है, इमरजेंसी एंड एक्सेप्शनल पर्पस, कि अचानक भाई हमें अंदाजा नहीं था, कोई इस तरह का कैश आउटफ्लो हो गया, केवल वहां पर आप इसको यूज करो। अब अभी आपको इन दोनों में कोई कंपैरिजन समझ में नहीं आएगा कि इससे होगा, जब तक मैं आपको इन दोनों में कंपैरिजन ना बताऊं। तो आप इस तरह से समझो, ये अपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीनों की रिक्वायरमेंट है जो वर्किंग कैपिटल का हमने बजट बनाया उसके हिसाब से। 12,000 जनवरी में, फरवरी में 11,000, मार्च में 10,000, अप्रैल में फिर मान लीजिए हमने कर दिया 13,000, यहाँ मान लीजिए हमने कर दिया 15,000, यहाँ हमने कर दिया 17,000, ठीक है। यहाँ हमने फिर से कर दिया 12,000, यहाँ 15,000, यहाँ 16,000 और यहाँ मान लो 12,000, एंड सो ऑन, 12 महीने तक चले गए, ठीक है। अब यहाँ देखो, आप मेन जो समझने लायक बात है वो समझो, इसकी कैलकुलेशन में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ मैं एक बार 10,000 रुपये और लिख देता हूँ, 10 या 12 कर लेते हैं, 12,000, ठीक है। आई थिंक मैंने पूरे 12 महीनों का लिख दिया होगा, नहीं लिखा गया हो तो कोई बात नहीं, आप ही समझ लें कि इस तरह से 12 महीने की रिक्वायरमेंट हमारे पास होगी, और फिर करना क्या है वो समझने वाली बात है, ठीक है। जो हमें करना है वो हमें समझना, ठीक है। तो अब इसमें से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई इसमें से हमारी परमानेंट रिक्वायरमेंट कितनी है। अब आप देखो, जनवरी में 12,000, फरवरी में 11, 11, 11, 15,
17, 12, 15, 16, ठीक है। ये मार्च में 10,000 रुपये है, ये रिक्वायरमेंट सबसे कम है। और आगे फिर यहाँ देखिए सबसे कम रिक्वायरमेंट है 10,000। तो ये 10,000 तो मैं यूँ कह सकता हूँ, ये 10,000 रुपये तो वो हैं जो फिक्स्ड, इतना तो रुपये की जरूरत परमानेंट, तो ये तो परमानेंट सोर्सेज से यूज कर लो। और फिर इससे ऊपर जो है, ठीक है, परमानेंट रिक्वायरमेंट कितनी होगी इसमें से 10,000 रुपये होगी, पूरी 10,000 ये होगी, हर महीने 10,000 तो परमानेंट। और सीजनल कितनी होगी 10,000, ये 12,000, तो इससे ऊपर की होगी ये 2,000, ये 10,000, ये 11,000, इससे ऊपर कितनी है 11,000, 1,000 यहाँ है ही नहीं, यहाँ 13,000, ये 10,000, एडिशनल रिक्वायरमेंट कितनी होगी 3,000, यहाँ 5,000, यहाँ कितनी होगी 7,000, 2,000, ठीक है, फिर से 5,000, 6,000, 2,000। आप देख रहे हो ना, पूरे 12 महीनों का इस तरह से डेटा आना चाहिए अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब अपने पास दो सोर्सेज हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज की लागत हम मानकर चल रहे हैं 8%, शॉर्ट टर्म सोर्सेज की लागत हम मानकर चल रहे हैं 3%। लास्ट वाला एग्जांपल को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अब अपनी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट कौन से अप्रोच से, हेजिंग से, हेजिंग की बात कर रहा हूँ, मैचिंग। तो ये कहता है कि जो परमानेंट रिक्वायरमेंट है 10,000 रुपये, इसके लिए तो परमानेंट लोन ले लो, 8% लागत लग जाएगी भाई सीधी। तो 10,000 का 8% कितना हो जाएगा भाई, 800 रुपया, ठीक है। अच्छा, और बाकी जो वेरिएबल्स है, सीजनल है, सीजनल कितनी होगी, कभी 6,000, कभी 5,000, कभी 2,000, तो हम क्या करेंगे, इनकी एवरेज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे हो जाएगी, देखो जरा, 2 और 1 3, 3 3 6 5 11 और 7 18 और 2 20 और 5 25 और 6 31 और 2 33, 33,000 है पूरे 12 महीने की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो 33,000 है पूरे 12 महीने की, एवरेज कर लो इसकी, 33,000 डिवाइड बाय 12, ये हो जाएगा 2,750, ऑन एन एवरेज 2,750 रुपये। तो इस 2,750 रुपये की जो जरूरत है, ठीक है, उसको हम कहाँ से पूरा करेंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। उसके लिए 3% का ये लोन ले लेंगे, 3% की लागत बैठेगी अपनी, तो 82 रुपया 50 पैसे। तो इस तरह से हमारी लागत बैठेगी 882 रुपया 50 पैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि हर महीने हमें सीजनल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत रहेगी, ठीक है। यहाँ 12,000 की जरूरत है, 10,000 का तो हमारे पास है, 2,000 का हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा। यहाँ 11,000 की जरूरत है, 10,000 तो हमने ले रखा है, लेकिन 1,000 के लिए फिर किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ 10,000 की जरूरत है, 10,000 ही हमारे पास है, ठीक है। अगले फिर 13,000 की जरूरत है, 10,000 मेरे पास है, 3,000 फिर से लेना पड़ेगा। तो यहाँ रिस्क आपके लिए बहुत ज्यादा होगा, हर महीने आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन लागत कम आ जाएगी। एक बार पहले दूसरे से कंपैरिजन कर लो, फिर आप समझ जाओगे। अब दूसरी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, भाई देखो अपनी पहला ही आप बजट बना लो, यहाँ 12, यहाँ 11, यहाँ 10, 13, 15, 17, 12, 15, 16, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कितनी है 17,000, कब पड़ेगी भाई, जून में, ठीक है। तो आप ऐसा करो, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वही कहती है, ये कहती है 17,000 रुपए का लोन ले लो भैया आप, 8% की रेट पर, शॉर्ट टर्म के चक्कर में ही मत पड़ो। 17,000 का 8% आपने कर दिया, ये हो गया 1,360 रुपये। तो यहाँ कॉस्ट कितनी आएगी, 1,360, ठीक है। अब आप दोनों में कंपैरिजन करके देख सकते हैं, दोनों का कंपैरिजन करके देखिए, ये आपकी हेजिंग और ये मैच जो है ट्रेडिशनल, हेजिंग या मैचिंग, और दूसरी है ट्रेडिशनल, ठीक है। कॉस्ट, मैचिंग में कॉस्ट सबसे कम है, ठीक है, लोएस्ट, और ट्रेडिशनल में हाईएस्ट है। वहाँ मात्र 850 रुपये में काम चल रहा है, देखो 882 रुपये 50 पैसे ये रे, और यहाँ कितनी बैटरी 1,360 रुपये।
अच्छा, जब लागत जब यहाँ कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट अधिक होगा। लागत जब यहाँ कम है तो प्रॉफिट होगा अधिक, प्रॉफिट हाईएस्ट हो जाएगा। और यहाँ सबसे कम आएगा, लोवेस्ट। ठीक है। और देखिए रिस्क और लिक्विडिटी। लिक्विडिटी देखो, अब यहाँ हेजिंग में बहुत कम लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी लोएस्ट। बार बार मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए है, उससे काम चलाना पड़ रहा है, जबकि रिक्वायरमेंट किसी महीने 13 है, किसी जिस महीने 17,000 की रिक्वायरमेंट होगी और मात्र 10,000 रुपए हाथ में होंगे, सोचो उसके लिए 7,000 रुपए अलग से कैसे रेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ लोएस्ट, यहाँ आपके पास हाईएस्ट, यहाँ आपके पास काफी सारा फंड्स फ्री पड़ा रहेगा। ठीक है, और रिस्क, यहाँ पर रिस्क ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, और यहाँ पर रिस्क लोएस्ट होगा। समझो और समझ कर लिखो, रटना नहीं है। लेकिन समस्या क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच में? अब देखो, पहले महीने जरूरत तो थी मुझे मात्र 12,000 रुपए की, लोन ले रखा है 17,000 रुपए का, बाकी 5,000 रुपए को कहाँ लगाऊं? यहाँ 11,000 की जरूरत थी, 17,000 का लोन ले रखा है, बाकी 6,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे एक महीने के, उनको कहाँ लगाएं? उन पर जहां हम लगाएंगे, मान लीजिए सेविंग अकाउंट पे आपने डाल भी दिया, तो वहां रिटर्न ना के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, तो ये अब एक्चुअल में हम ना तो इस पर जा सकते हैं हेजिंग वाले पर, और ना ही जा सकते हैं ट्रेडिशनल वाले पर। ट्रेडिशनल वाली तो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है, इस पर तो जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना हम पहले से लोन लेकर चलेंगे, इतना डर कर चलेंगे तो बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तीसरी अप्रोच और होती है ट्रेड ऑफ। अभी ट्रेड ऑफ अप्रोच क्या कहती है उसको मैं यहीं से समझाता हूँ आपको। तो इसमें हम क्या करते हैं भाई, इसमें हम अपनी हाईएस्ट रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, लोएस्ट रिक्वायरमेंट, दोनों की बात रख लेते हैं। ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट। हाईएस्ट रिक्वायरमेंट कितनी है भाई? 17,000। ठीक है, और लोएस्ट रिक्वायरमेंट कितनी है? लोएस्ट रिक्वायरमेंट है अपनी 17,000 तो हाईएस्ट है, और लोएस्ट है 10,000। डिवाइड कर दीजिए इसको 2 से। ठीक है, तो ये 27,000 होगी। 27,000 को आप 2 से डिवाइड कर दें, एवरेज कर लो, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज कर लो, 13,500। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो 13,500 जो आ रहा है ना, इससे इसकी तो फाइनेंसिंग करेंगे परमानेंट सोर्सेज से, और इससे ऊपर जितनी जरूरत होगी, अब हम यहाँ 13,500 रुपए का तो लोन ले लेंगे, सीधी सी बात। और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट देखो, यहाँ 12,000 की जरूरत है टोटल, तो यहाँ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स की हमें जरूरत ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है जरूरत, इधर भी नहीं है जरूरत हमें। ठीक है, यहाँ 13,000 है और 13,500 है, तो यहाँ 500 रुपए यहाँ पर भी नहीं है बल्कि जरूरत। ठीक है, अच्छा यहाँ 15,000 है, यहाँ 13,500 है, तो यहाँ 1,500 रुपए का हम लोग लोन ले लेंगे। यहाँ 17,000 है, ये 13,500, तो 3,500 रुपए का हम लोन ले सकते हैं। आगे फिर नहीं, आगे फिर यहाँ 1,500, यहाँ पर 2,500, यहाँ पर नहीं जरूर, यहाँ पर भी नहीं है। तो इस तरह से आप देखो, 1,500, 3,500, 1,500 और 2,500, यानी कि 5 और 4 9, 9,000 ऑन एन एवरेज। 12 से ही डिवाइड करना है यहाँ पर भी, तो 9,000 को 12 से डिवाइड कर दो, 750 रुपए का हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ लागत अपनी कितनी आ जाएगी, जो ट्रेड ऑफ की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ लागत कितनी आएगी ट्रेड ऑफ वाले केस में? यहाँ अपनी लागत आएगी, 1 मिनट, 13,500 का तो हम लोन ले रहे हैं 8% की रेट से, तो 13,500 पर 8%, 1,080, और बाकी जो कितना आ रहा था अपना 900, 1 मिनट, कितना लिया था हमने? 700, जस्ट मिनट, ऑन एन एवरेज अभी हमने लिया था 750 रुपए का, 750 रुपए का हमने लोन लिया था। ठीक है, ये जो लोन है 750 रुपीज का, ठीक है, ये किस रेट पर आएगा? 750 वाला ये 3% की रेट पर आ जाएगा। 900 नहीं था भाई, 750 था, 750 3% की रेट पर, 750 × 3%, तो 22 रुपए 50 पैसे।
तो टोटल 1100 रुपया 50 पैसा ये अपनी लागत आएगी। अब जरा देखो आप लागत कितनी आ रही है। लागत वहाँ 882 रुपये 50 पैसे थी, बहुत ही कम थी। यहाँ 1360 बहुत ही ज़्यादा थी, और यहाँ होगी दोनों की एवरेज। तो यहाँ जब हम ट्रेड ऑफ अप्रोच की बात करेंगे तो हम सब में लिखेंगे मॉडरेट कॉस्ट, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट लिक्विडिटी, मॉडरेट प्रॉफिटेबिलिटी। मॉडरेट, ठीक है, यानी कि लागत ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी को ट्रेड ऑफ करना बोलते हैं कि जो अपना रिस्क और रिटर्न के बीच में ट्रेड ऑफ हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अगर मैं यूँ कहूँ तो जो साल भर की रिक्वायरमेंट्स है उसमें परमानेंट रिक्वायरमेंट मतलब जो लोएस्ट वैल्यू जो हर महीने बनी रही, बस वो उसका उतना लोन लेते हैं हम हेजिंग में। तो ट्रेडिशनल में हाईएस्ट वाला पकड़ लेते हैं, और हेजिंग में जो अपने जो ट्रेड ऑफ वाले में जो है दोनों का मॉडरेट ले लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट प्रॉफिटेबिलिटी, मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट ही लिक्विडिटी। तो जनरली ये वाली अप्रोच यूज की जाती है, ठीक है। और इसमें जोखिम वगैरह भी आपका मॉडरेट क्यों हो जाता है, देखो आपको हर महीने अरेंजमेंट नहीं करना पड़ा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो आपको पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। ये आगे मई और जून में थोड़ी सी जरूरत पड़ी तो आपने थोड़ा थोड़ा लोन ले लिया। इसी तरह से अगस्त सितंबर में थोड़ी सी जरूरत पड़ी तो आपने उससे ऊपर ऊपर वाला जो रुपया थोड़ा सा लोन ले लिया, ठीक है। तो इससे आपकी लागत में भी बैलेंस आ जाता है, अननेसेसरी फंड आपका नहीं पड़ा रहता है, ठीक है, और कॉस्ट है वो भी बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रेटजीज इसमें यूज की जाती है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए। नेक्स्ट टाइम से हम वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग को समझेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड और जो इसका टेबुलेशन मेथड है उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आज चलो इतना ही करते हैं।